आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 81 जिसके तहत लोकसभा का वर्णन किया गया उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष का भी सामान्य परिचय हासिल करेंगे। लोकसभा को अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है और इसे सदन भी कहा जाता है और यह इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समतुल्य है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान में 552 वर्णित की गई है, जबकि वर्तमान में इसमें 545 मेंबर हैं, जिसमें 2 मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि संसद में या लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही साथ 530 मेंबर राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और लोकसभा की अगर चुनाव पद्धति की बात की जाए तो यह भिन्न भिन्न सिद्धांतों का समावेश है। जैसे इसमें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है इसमें पूरे देश को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिससे सभी क्षेत्र अर्थात प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आए और इसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन पद्धति या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा का जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है उससे केवल एक ही प्रतिनिधि चुनकर संसद में पहुंचे और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जनता द्वारा सीधे मत देकर या वोट देकर आती है, जिसके द्वारा जनता द्वारा सीधे चुनने का अधिकार मिलता है अपने प्रतिनिधि को। साथ ही साथ अपने मताधिकार का प्रयोग जनता करती है वयस्क मताधिकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो मताधिकार करने की आयु है वो 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत इससे पहले यह आयु 21 वर्ष थी और इसमें पहले खंबा छूने की पद्धति अर्थात सबसे अधिक वोट प्राप्त करने की पद्धति को अपनाया जाता है। इसमें जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उसमें जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि लोकसभा की शक्तियों और कार्यों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है विधायी शक्तियां और लोकसभा प्राय जो सभी प्रकार के विधायक होते हैं उनके मामलों में राज्यसभा के समान या उससे अधिक शक्तियां लोकसभा को प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए मनी बिल या धन विधेयक जिसका जिक्र अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है, इसमें लोकसभा की शक्ति सर्वोपरि है अर्थात धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसे अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोके रख सकती है और उसमें संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के द्वारा दिए गए संशोधनों की सिफारिशों को माने या ना माने या जो धन विधेयक है उसे मूल रूप में पारित कर दे। यदि दोनों जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा उनके बीच किसी प्रस्ताव या विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसा गतिरोध समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। इसमें अगर किसी विधेयक के पारित होने की बात आती है तो संसद में लोकसभा की स्थिति को प्राय मजबूत माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा की अपेक्षा ज्यादा मेंबर होते हैं। लेकिन कभी कभी जो केंद्र सरकार होती है उसके मेंबरों की संख्या राज्यसभा में कम होती है अर्थात उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे 2017 मार्च 2017 के चुनाव से पहले जो बीजेपी सरकार थी उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन उसके बाद उसका
बहुमत राज्यसभा में जब हुआ, जब मार्च 2017 में उसकी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी और उसके द्वारा जो विधायक थे, बीजेपी विधायक थे, उन्होंने राज्यसभा के मेंबरों को चुना, जिससे सरकार का राज्यसभा में बहुमत हो गया। राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधी जो विधेयक था, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय दर्जा या संवैधानिक दर्जा देने संबंधी जो विधेयक था, वो सरकार राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से पारित नहीं करा पाई थी। जब सरकार का राज्यसभा में बहुमत हो गया था, तब सरकार ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके बाद की बात की जाए तो व्यक्तिगत शक्तियां के संबंध में लोकसभा के पास शक्तियां अधिक है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के जो अधिकार है राज्यसभा की तुलना में सर्वोपरि है। इस लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पर अगर महाअभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात आती है तो लोकसभा प्रस्तुत करती है। यदि उपराष्ट्रपति अर्थात अपने सभापति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे और ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन से उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है। अगर लोकसभा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो इसके दो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य या मेंबर होते हैं और इन्हें लोकसभा द्वारा ही चुना जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद इनका चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद संभालने के लिए ना तो कोई शपथ लेते हैं ना कोई प्रतिज्ञा करते हैं। उन्हें केवल लोकसभा के सदस्य या मेंबर होने के नाते ही शपथ लेनी पड़ती है और लोकसभा के सदस्यों को शपथ देने का कार्य लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जो चुनकर आए लोकसभा के सदस्यों में सबसे अधिक उम्र दराज व्यक्ति हो। उसका कार्य केवल लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना ही होता है। और अध्यक्ष की अगर वरीयता सूची की बात की जाए तो इसे लोकसभा के अध्यक्ष को वरीयता सूची में काफी ऊंचा स्थान दिया गया है और इसका स्थान सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समकक्ष है। अर्थात इसका भारत के जो पदाधिकारी है उसके संबंध में या उसके संदर्भ में 7वां स्थान है। लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर शेष सभी मंत्रियों से ऊंचा है। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों और उसके कार्य की बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष बैठकों का संचालन करता है, उनकी कार्रवाई को व्यवस्थित करता है और नियंत्रित करता है और संचालन संबंधी मतभेद होने पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इन दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक या किसी प्रस्ताव के संबंध में, तो सदन की संयुक्त बैठक का संचालन और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। यदि सदन में अर्थात लोकसभा में किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़े हों तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है सबसे अंत में, जिससे गतिरोध समाप्त हो जाता है। और 10वीं अनुसूची में जिसमें दल बदल विरोधी कानून का जिक्र किया गया है, उन दल बदल विरोधी कानूनों को उपयोग करने के संदर्भ में जो शक्ति प्रदान की गई है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रदान की गई है। और लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी अगर किसी शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया जाता है तो उस सदस्य के निर्हरता या उसकी अयोग्यता के प्रश्न पर फैसला लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लेकिन 1992 में
कियोतो होलोहान जो मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किसी लोकसभा के सदस्य के अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्धारण करने की जो शक्ति उसे प्रदान की गई उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि किसी सदस्य को संसद में बोलने का मौका देना है या नहीं, और उसे बोलने के समय का निर्धारण भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा की जो संसदीय समितियां होती हैं उनका गठन लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उन पर नियंत्रण भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये तो हुआ लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सामान्य जानकारी।